हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है। यदि आप एसएससी के अंतर्गत किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि सीजीएल, एसएसएल, एमटीएस की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इसमें हम लोग जो कि पिछले 10 से 20 वर्षों से जो लगातार एग्ज़ाम्स में जीके के क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा ही करते हैं और तमाम प्रकार के फैक्टों के बारे में देखते रहते हैं, ठीक है। और यदि आप डेली रूप से इस क्लास को करते हैं, एक आपको आइडिया मिलता है कि आपको किस बिहेव पे तैयारी करनी चाहिए और आपका जो सपना है एसएससी का वो किस प्रकार से पूरा हो सकता है। यदि आप एसएससी की तैयारी में जीके के कम क्वेश्चंस कर पाते हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ये आपको बेहतर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, ठीक है। ये क्लास आपकी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगी। ये क्वेश्चन जो आपका एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 में पूछा गया था, क्या है, हर्षचरित के लेखक कौन है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। ये बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई थी, ठीक है। देखते हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाले एक कवि थे। हर्षचरित तथा कादम्बरी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। हर्षचरित वर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जाता है या कहा जा सकता है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन की जो हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन जो कि आने की बात करते हैं, ये कब आया है आप देख सकते हैं। एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 में ये पूछा गया था, ठीक है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए, ठीक है। संगम काल जब चल रहा था तो रोमन के व्यापार का केंद्र बिंदु क्या था। इसका बी ऑप्शन सही है, अरिकमेडु। अरिकमेडु क्या है, इसका बिजनेस का केंद्र बिंदु था, ठीक है। आइए देखते हैं। अरिकमेडु एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहां देश के विभिन्न भागों से व्यापारी वस्तुएं एकत्रित की जाती थी तथा फिर यहां से रोम को जाती थी, मतलब रोम के लिए भेज दी जाती थी। अरिकमेडु पांडिचेरी की खुदाई से रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न मनके तथा बर्तन प्राप्त किए गए हैं। अतः स्पष्ट है कि संगम काल में अरिकमेडु रोमन व्यापार के मुख्य केंद्रों में से एक था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सीडी में पूछा गया था, ठीक है। आइए देखते हैं। महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया, ठीक है। तो कौन सा शासक था, तो गुप्त वंश या गुप्त शासक उस समय थे, कहाँ, महरौली में, ठीक है। आइए देखते हैं। महरौली का लोह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिणी दिल्ली में महरौली स्थित लोह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के सम्मुख होने का ज्वलंत प्रमाण है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, पूरी स्लाइड है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं, ठीक है। ये टेबल दे रखी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले और स्क्रीनशॉट के द्वारा जो कि अभी रिसेंट में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं उनकी आप एक स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको एक बार रिवाइज करिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में संयुक्त अभ्यास जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है इन्हें पूछे जाने की संभावना है। चलते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे लिखा है मिलिंद पन्ह क्या है। ये मिलिंद पन्ह की बात की जाती है तो बौद्ध का एक मठ होता था मिलिंद पन्ह एक बौद्ध मठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध शिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? जो यूनानी लोग आए थे भारत में, उनको बाहर निकालने का श्रेय किसको दिया जाता है? ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर 2011 में पूछा गया था। इसका सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास किया था। तो देखते हैं, यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक युद्ध हुआ। ठीक है, इस युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया, जेंड्रोसिया और पेमिसदाई के क्षेत्र इत्यादि जो क्षेत्र थे, एरियाएँ थी, उनको दान में दे दिया था। ठीक है, आज भी दहेज प्रथा प्रचलित है और उसी दहेज प्रथा के चलते इसने भाई अपनी लड़की की शादी में इतने क्षेत्रों को और भी काफ़ी जायदाद थी वो दान में दी थी। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। एक क्वेश्चन जो है ना, वो मल्टीटास्किंग 2014 में रिपीट हुआ था और आने वाले एग्ज़ाम्स में इसे फिर से रिपीट होने की संभावना है। देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अतः अब 6 मौलिक अधिकार अभी भी बचे हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, और नंबर 2 पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और नंबर 4 की बात करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5 इससे भी महत्वपूर्ण आता है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार जो होते ना, वो आता है, और 7वें नंबर पे आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग किस प्रकार से इस क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? तो ये क्वेश्चन टियर 1 2012 में पूछा गया था। इसका सही जवाब है 1992। 1992 में अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग का वर्ष जो था ना 1992 में एक अधिनियम द्वारा संशोधित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। इस आयोग का मुख्य कार्य संघ एवं राज्य सरकारों के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार से हम लोग उस प्रश्न के साथ डील कर सकते हैं। देखते हैं आगे का आगे। किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? ठीक है, तो ऐसा कहने वाले हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी थे। जो ये क्वेश्चन था वो 2014 में एसएससी ने भर के पूछा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? गांधी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये क्वेश्चन की बात करें रिपीटेड है और ये 2014 में HSCL में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया से। देखते हैं भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। वर्तमान में समवर्ती सूची के अधीन 52 विषय हैं, कितने 52। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है ना, कौन करता है? ठीक है, की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला देखते हैं आगे क्या कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 यानी
164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार से हम लोग इसके साथ डील कर सकते हैं। जो क्वेश्चन ये है ना एसएससी CGL Tier 1 का क्वेश्चन है जो 2017 में पूछ लिया गया था। यह दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। और जन्मों की संख्या होती यहाँ पे मौतें ना हो के यदि जन्मों की संख्या होती तो जन्म दर कहलाती। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मृत्यु दर दी गई अवधि समाविष्ट में होने वाली मौतों की संख्या है। किसी भी देश या समाज में मृत्यु दर का निर्धारण अनेक कारकों द्वारा होता है। चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य का सामान्य स्तर, जनसंख्या की स्वास्थ्य, रहने की आदतें एवं वर्ष में 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु दर कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि इससे भी इम्पोर्टेंट है, जो एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में काफ़ी समय पहले पूछ लिया गया था। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कौन सा समुद्र पंतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है। तो कौन सा है, हल्दिया, विशाखापत्तनम, कांडला। तो पारादीप जो है ना इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब डी ऑप्शन निकल के आ जाता है। पारादीप पंतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है। कोई अगला क्वेश्चन कहता है जो कि काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये एसएससी टैक्स स्टाफ। ठीक है, तो इस परीक्षा 2007 में पूछा गया था। कोयले से वाणिज्य रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं ताप ऊर्जा। जो कोयले से ऊर्जा पैदा होती है ना उसको ताप ऊर्जा कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पंतन था, कौन सा था, न्यू मैंगलोर, मुंबई, नहावा शेवा और कांडला। जो इसका है ना डी ऑप्शन 4 सही जवाब है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पंतन कांडला था। विभाजन के बाद कराची पंतन पाकिस्तान में चले जाने के बाद पश्चिमी तट के इस क्षेत्र में एक पंतन की अति आवश्यकता थी। इस पंतन का निर्माण वर्ष 1950 ईस्वी में हुआ था। क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन एसएससी CHSL 2015 में पूछा गया था। तो क्षेत्रमापी का प्रयोग क्षेत्र मापने के लिए किया जाता है। क्षेत्रमापी एक ड्रम्पिंग उपकरण है जिसकी सहायता से समतल स्थलों का क्षेत्रफल ग्राफ की सहायता से ज्ञात किया जाता है। विद्युत चालकता की यूनिट इकाई क्या है। मल्टीटास्किंग का क्वेश्चन आ गया है, 2013 में पूछा गया था। महो क्या है, महो विद्युत चालकता की यूनिट है। पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचारित करने की क्षमता की माप को विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक महो होता है, MHO। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसे इम्पोर्टेंट की दर्जा दे दिया जा सकता है क्योंकि 2 बार पूछा गया है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, किसकी संकल्पना देता है। आइए आप लोग एक बार आप भी इस क्वेश्चन की और नज़र डालते। ऊर्जा, कार्य, संवेग। तो इसका सही जवाब जड़त्व होता है जो कि डी ऑप्शन पे दे रखा है। न्यूटन के गति के 3 नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल एवं उस वस्तु की गति के बीच संबंध बताते हैं। गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिमान है तो स्थिर वेग से गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन के अनुसार पदार्थ का एक प्राकृतिक गुण है जो उसी गति में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने का विरोध करता है। इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, अर्थात ये
एक टेबल होती है ना, ये टेबल, ये यहीं पे पड़ी रहना पसंद करती है। ठीक है, ये टेबल यहीं पे पड़ी रहना पसंद करती है जब तक किसी के द्वारा, किसी चंगू मंगू के द्वारा इस पे ठेले का यानी धक्का देने का बल न लगाया जाए। ये जड़त्व का नियम कहलाता है। 5 जगत प्रणाली। ठीक है, 5 जगत प्रणाली किसने विकसित की थी? ये मल्टीटास्किंग 2014 का आ गया क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हिटटेकर आ गया। हिटटेकर ने 5 जगत प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, R.H. हिटटेकर ने जीवधारियों को 5 भागों में विभाजित कर दिया, 5 जगत में विभाजित कर दिया। नंबर 1 पे आया मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक, एनीमेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? और तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? तो तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। CPO SI 2017 में पूछा गया था। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र का हिस्सा। ये रचना एवं कार्यकी में शरीर की सबसे जटिल कोशिकाएं होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? जो एक नर होता है ना, उसमें सेक्स हार्मोन कौन रिलीज करता है? एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा क्या होता है? अधिवृक्क, वृक्कों के अग्र सिरे पर टोपी के आकार की एक संरचना होती है। इसके 2 भाग कॉर्टेक्स एवं मेंडुला होते हैं। कॉर्टेक्स एंड्रोजेंस आदि लिंग हार्मोन का दावड़ है। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। सामान्य व्यक्ति के हृदय का वजन जो लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब होता है 300 ग्राम के करीब होता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन 300 ग्राम औसतन होता है। थैंक यू भाई। यदि आपको ये क्वेश्चन, भाई एक क्वेश्चन को हम बड़ी मेहनत के साथ ढूंढ के लाते हैं ताकि ऑनलाइन स्टडी आपको सबसे बेहतर प्रदान कर सके। उसके लिए आपको चैनल को शेयर करने के बाद लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर तीनों काम करने हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू।